हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या होता है हम लोग जानते हैं कि ये अन्योन्य प्रेरण पर आधारित एक युक्ति है या उपकरण है जिसका काम होता है वोल्टता को घटाना या फिर बढ़ाना। देखिए, मेन है कि हमें वोल्टता को घटाने या बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ट्रांसफार्मर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, जो हमारे घर में उपकरण हैं वो 220 वोल्ट पर काम करते हैं। अब अगर मान लिया किसी पावर हाउस से हमें हमारे मकान तक भेजना है करंट को या धारा को, तो उसके लिए हम अगर वहां से 220 ही भेजेंगे तो वहां पर बहुत ज़्यादा क्षय हो जाएगा। अगर मान लिया हमने ज़्यादा भेज दिया तो भी दिक्कत है यहाँ तक फिर एक्सेप्ट करने में। जैसे अगर मान लिया कोई पावर हाउस हमारा है जो 22,000 आपका वाट का जो है मान लिया कि भेज रहा है वहां से, ठीक है ना, 220 वोल्ट पर है। अब आप सख्त बराबर जानते हैं कि P बराबर क्या होता है भैया, VI होता है, ठीक है ना। अगर धारा निकालेंगे I बराबर तो क्या मिल जाएगा, P/N भी हमें मिल जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 22,000 बटे कितना हो गया 220, 0 0 कट गया, 22 से 22, यानी कितना हमें 100 एम्पियर की धारा मिल रही है। अब 100 एम्पियर की धारा के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ज्यादा उसमें क्षय होगा, क्योंकि I²R जानते हैं आप फार्मूला, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके लिए हमें मोटा तार भी लेना पड़ेगा, जिसमें क्या होगी, ज्यादा लागत आएगी, खर्चा ज्यादा आएगा। इन्हीं सभी कारणों से हम लोग ट्रांसफार्मर का उपयोग भारी मात्रा में करते हैं। वोल्टता को अपने हिसाब से मैनेज करने के लिए, कम या ज्यादा करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। अब मेन बात रहेगी इसमें सर अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो अन्योन्य प्रेरण नहीं देख रखा है, जाके उसको देख लेना ताकि आपको अच्छे समझ में जाए। अब यहां पर हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर पर। ट्रांसफार्मर ने बताया कि युक्ति है जो वोल्टता को कम या ज्यादा करती है। इसी आधार पर आपका जो ट्रांसफार्मर है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जिसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए, नाम से पता चल रहा है जिसका काम होगा वोल्टता को बढ़ाना, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर। देखिए, इसमें क्या होता है कि दो कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है ना। प्राइमरी कॉइल में आप देखोगे कि फेरों की संख्या कम है, सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा है। इसलिए क्या हो रहा है कि सेकेंडरी कॉइल में हमें वोल्टता क्या है, ज्यादा मिल रही है। इसका मतलब इसका वोल्टता क्या है, ज्यादा, इसका वोल्टता कम है, ठीक है ना। यहां देखिए हमने दिखाया है VS का मान ज्यादा है, BP का मान कम है। NS यानी फेरों की संख्या, NS में क्या है, ज्यादा है, ज्यादा फेरे हैं, NP में क्या है, कम फेरे हैं। इस तरह का ट्रांसफार्मर क्या कहलाएगा, आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाएगा। आप समझते हैं, ऊंचाई पर हम आते हैं। देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर मतलब होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो ज्यादातर आप देखोगे घरों में हम लोग उपयोग करते हैं, यानी गांव में प्रयोग होता है हमारे आपके, ठीक है ना। इसका वर्क क्या होता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करने के लिए काम किया जाता है, ठीक है ना। हमारे पावर हाउस तक 11,000 वोल्ट आया, उसको इसने क्या किया, 220 वोल्ट करने के बाद हमें घरों में सप्लाई दिया, ठीक है ना। कैसे करता है, इसमें प्राइमरी कॉइल में, इसको देखिए आपका ये प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है ना। प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या क्या रहेगी, इसमें ज्यादा रहेगी, और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम रहेगी। अब इससे क्या होगा कि यहां पर वोल्टता हमें ज्यादा मात्रा में अपने ग्रहण कर लेगा और हमें वहां पर वोल्टता क्या देगा, कम मात्रा में देगा। यानी सारा का सारा जो खेला है वो किसका है, फेरों की संख्या का है। फेरों की संख्या ज्यादा होगी, वोल्टता हमें ज्यादा मिलेगी, फेरों की संख्या कम होगी, वोल्टता हमें कम मिलेगी। किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है ना। समझ रही बात, प्राइमरी कॉइल की अपेक्षा, ठीक है। ऐसे हमने यहां पे देखो बनाया है कि BP का मान क्या है, यानी प्राइमरी कॉइल में वोल्टता क्या है, ज्यादा है,
BS मतलब सेकेंडरी कॉइल में क्या है, वोल्टता कम है यानी छोटा है इससे। इसी तरह NP में क्या है, यानी प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा है और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम है। ठीक है ना। अब हम समझते हैं इसके एक्चुअल रचना के बारे में कि इसका रचना कैसे होता है। देखिए यहाँ पर हमने एक ट्रांसफार्मर बनाया है, यहाँ पर AC वोल्ट है नहीं है, मेन सप्लाई है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हमने आपको दिखा रखा है, ये पटलित पट्टियों का हमने प्रयोग किया है। ये पट्टियाँ क्या हैं, ये पट्टियाँ आपकी लोहे की सामान्यतः बनी होती हैं। पतली पतली पत्तियाँ जुड़ के बनाई जाती है, या तो लोहे की होगी या फिर स्टील की होगी, लेकिन स्टील में भी टाइप होगा, सिलिकॉन स्टील की होगी। ठीक है ना। अब समझना है कि ऐसा क्यों किया जाता है। देखिए क्योंकि आपका जो स्टील है और आपका जो लोह है, ये दोनों आपके लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। क्या है, आपके लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। इससे क्या होता है कि दो चीज का हमें फायदा हो जाता है। पहला आपका पॉइंट है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो भी केंद्रित रहते हैं और साथ में ऊर्जा क्षय भी कम होता है और भंवर धारा भी कम उत्पन्न होती है। देखिए भंवर धारा क्या होती है समझना, जब किसी स्थिर धातु में चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि उसमें एक धारा स्वतः से उत्पन्न होती है, हम लोग भंवर धारा कहते हैं। भंवर धारा कई सारा उपयोग भी हैं, बहुत सारे उपयोग हैं, जिसमें हम लोग कई बार गाड़ी रोकने के भी उपयोग करते हैं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके। ठीक है ना। यहां पर हमें समझना है कि इस प्रकार से इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक किसी अच्छे कापर वगैरह के लेकर के तार को क्या करते हैं, लिपेटते हैं और इसको हम लोग प्राइमरी कॉइल बनाते हैं, इसको सेकेंडरी कॉइल बनाते हैं। ठीक है ना। प्राइमरी कॉइल से हम लोग मेन सप्लाई को देते हैं, सेकेंडरी कॉइल से हमें जो भी होता है रिसीव करना होता है। अभी हमने बताया था दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, यहाँ पे हमने एक ले रखा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। अब समझते हैं इसके सिद्धांत को। आप जानते हैं कि इसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, है नहीं है। इससे पहले क्या होगा, आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और फैराडे का अगर आपको नियम याद होगा तो ने सूत्र बताया था बेटा, EP बराबर क्या हो जाएगा, -N डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। यहां पर भी P हो जाएगा, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार सेकेंडरी कॉइल में भी आप देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ES बराबर -NS डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है ना। अब अगर मान लिया समीकरण सेकंड को फर्स्ट से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ES अपान EP बराबर -NS अपान NP और डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। तो इस प्रकार होगा क्या कि आपका ये वाले से ये वाला पूरा पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, ES अपान EP बराबर -NS अपान में NP। ठीक है ना, ये मिल जाएगा। और अगर आपको याद होगा तो आप ये भी जानते हैं कि प्राइमरी कॉइल में सख्त बराबर सेकेंडरी कॉइल में सख्त, यानी PP बराबर PS, दोनों बराबर होंगे। अब देखिए आप जानते सूत्र क्या होता है बेटा, BP IP बराबर BS IS। यहां आपको क्या मिल जाएगा, इस प्रकार आपको मिलेगा, यहां देखते हैं क्या मिल जाएगा आपको, यहां से आपको मिलेगा, यहां लिख दे रहा हूं, BP अपान में BS बराबर IS अपान में IP। ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा फिर हमें, यहां से एक आपको अगर तीनों फॉर्मेट में लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा भैया, तो यहां से आपको मिल जाएगा BS अपान में BP बराबर IP अपान में IS।
ठीक है ना। और बराबर क्या होता है, स्मॉल आर। ये आपका एक फार्मूला है जिसको हम लोग, जहाँ आर को हम लोग क्या बोलते हैं, परिणीमन अनुपात कहते हैं। आर को क्या बोलते हैं भैया, परिणीमन अनुपात कहते हैं। ठीक है ना। ट्रांसफार्मर की दक्षता भी होती है। देखिए कोई ट्रांसफार्मर आपका 100 में 100% बिल्कुल परिशुद्ध हमें ऊर्जा नहीं देता है, कुछ ना कुछ क्षय जरूर करता है। ठीक है ना। इसी आधार पर उसकी दक्षता निकलती है। कैसे निकलती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता को हम लोग नीटा से व्यक्त करते हैं। नीटा बराबर होता है निर्गत ऊर्जा बटे निवेशी ऊर्जा गुणे में 100। यानी कि इसका मतलब क्या है, नीटा बराबर द्वितीयक कुंडली में प्राप्त ऊर्जा बटे में प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा, और गुणे में कितना हो जाएगा, 100। देखिए आप ध्यान रखना हमेशा इस बात को कि एक एवरेज जो ट्रांसफार्मर आपका लगता है उसकी दक्षता होती है 90%। और अगर कोई अच्छा गुणवत्ता का कोई ट्रांसफार्मर है, उसकी जो आपका दक्षता होती है वो 98 यानी 99% होती है। 100% कभी संभव नहीं है। ठीक है ना। जितना आपका अच्छा रहेगा ट्रांसफार्मर, ऊर्जा हानि कम होगा, नहीं 1/10 गुना ऊर्जा की ज़्यादा हानि होती है। ठीक है ना। इस तरह हमने ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखा। और अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ रहा है आपको, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बताना कि कैसा रहा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।